तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में कुछ चीजें जानी थी। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स डिफरेंट अगर आइगन वैल्यूज हैं तो उनके साथ आपने ये देखा था कि ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन रहती है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में अगर ऐसा है तो कुछ और प्रॉपर्टीज आज जो है, आज हम ऑर्थोगोनलिटी उम्मीद है कि पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और चीजें करेंगे, फिर शायद सिमिलरिटी पे फोकस होना है हमारा। चलिए ठीक है। तो अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो यूनिटरी है तो उसके कोई भी दो कॉलम आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। और जो कॉलम के लिए आप कह रहे हैं वो रो के लिए भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी थ्योरम है। और ये कन्वर्स भी सही है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है बच्चों। तो मैं इस थ्योरम को लिख रहा हूं स्टेटमेंट पहले, कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आपस में ऑर्थोगोनल है, कोई भी दो, मतलब समझिए इसका मतलब सभी आपस में एक दूसरे के साथ, तो गारंटी है कि मैट्रिक्स यूनिटरी होगा। और अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है यूनिटरी प्रूफ करने के लिए। ऑर्थोगोनलिटी इसका पर्टिकुलर केस हुआ। तो प्रूफ कैसे करें, अब हम लोग उसको देखते हैं। उम्मीद है इससे पहले आपने जो 2-3 दिन का गैप मिला है इसमें पुराना रिवाइज कर लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो हमारे पास ऐसे कैसे चलेगा भाई, 5 मिनट तक सभी ज्वाइन करते जा रहे हैं एक एक करके, जो ही मैं सोच रहा हूँ कि अब लिखा जाए। तो चलिए थ्योरम जिसको हमने अभी बात की उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में ऑर्थोगोनल है। और अगर किसी मैट्रिक्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में ऑर्थोगोनल है तो गारंटी है कि वो मैट्रिक्स यूनिटरी होगा। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स is unitary if and only its column आप रो भी कह सकते हैं, फॉर्म an orthogonal set of vector, orthogonal set of vectors, ये प्रूफ करना है। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई, मेरे पास कोई ए है, ए आएगी तो, और ये n बाई एन का है। तो हम इसके ऐसा करते हैं, कॉलम वेक्टर्स को हम C1 C2 C3 Cn कह देते हैं। लेट C1 C2 अप टू Cn बी कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक हो गया। अगर आप इसको कॉलम वेक्टर कहेंगे तो ए को कैसे लिख सकते हैं आप, C1 C2 Cn ऐसा लिखा जा सकता है ए। तो फिर अब यूनिटरी के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों,
पहले ए थीटा ए निकाल लेते हैं, फिर कंडीशंस ले आते हैं। ए थीटा इंटू ए आपके पास ये है, तो C1 C2 अप टू Cn थीटा C1 C2 टू Cn। तो आप इसे लिखेंगे C1 C2 C1 थीटा C2 थीटा Cn थीटा C1 C2 Cn। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को? यस सर। तो जो आएगा आउटपुट मैट्रिक्स वो कितने बाई कितने का होगा? n/n। पहला मैट्रिक्स देखिए कितने बाई कितना है, n/1, और दूसरा है 1/n, है या नहीं? पहला मैट्रिक्स n/1 है या नहीं? यस सर। और दूसरा 1/n। तो फिर फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स क्या होगा? n/n। n/n। ठीक हो गया। तो आप बच्चों बताएंगे कि पहला एलिमेंट क्या लिखूं अब मैं? ए थीटा ए इक्वल टू यहां पर C1 थीटा C1, फिर पहले रो दूसरा कॉलम, तो क्या होना चाहिए? C1 थीटा C2, और लास्ट में C1 थीटा Cn। सभी लोग सहमत होंगे इस बात पे? यस सर। दूसरी रो बताएंगे? C2 थीटा C1। C2 थीटा C1, C2 थीटा ही रहेगा C2, और लास्ट Cn थीटा Cn थीटा C1 Cn थीटा C2 Cn थीटा Cn। सर हाँ जी। सर थीटा तो ट्रांसपोज और उसके बाद कंजुगेट होता है, तो जब जब हमने C1 C2 अप टू Cn थीटा लिखा, तो उसके बाद हमने ट्रांसपोज तो कर दिया, लेकिन अंदर हमने थीटा थीटा लिखा, ऐसा क्यों? हाँ मतलब अभी थीटा का मतलब कंजुगेट अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो एलिमेंट्स वाइज लिख देंगे, कॉलम पूरा C तो वेक्टर है ना एक अपने आप में, यस सर। तो उससे हर एलिमेंट का कंजुगेट ट्रांसपोज लेना है। बात सही है आपकी कि अब केवल वही होना चाहिए था। अभी भी जब C1 थीटा और C1 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो C1 एक वेक्टर है सोचिएगा, कॉलम C1 कॉलम वेक्टर है ना, यस सर। C1 थीटा रो वेक्टर होगा, तो यस सर। C1 थीटा इंटू C1 जो होगा बेसिकली वो रो बाई कॉलम, तो 1/1 का मैट्रिक्स आएगा ना यस सर। एक, तो वो सही है मेरे ख्याल से। अब केवल आपको उसमें लिखना जो होगा वो हर एक एलिमेंट का कंजुगेट लिखना होगा अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड लेते हैं तो। अच्छा ये बताइए कि C1 थीटा इंटू C1 जो है, क्या वो C1 और C1 का इनर प्रोडक्ट है? मैंने डिफाइन किया होगा इनर प्रोडक्ट ऐसे यस सर। पिछली क्लास में, अगर आप लोगों को याद होगा। तो ये इनर इनका डिफाइन किया था या नहीं, देखिएगा।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए थीटा ए इक्वल टू, तो बच्चों पहला एलिमेंट होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ C1 विद C1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ C1 विद C2 एंड सो ऑन, और लास्ट होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ C1 विद Cn। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को ये लाइन, सभी लोगों को? ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 3 दिन के गैप के बाद क्लास हो पा रही है ना, तो हो सकता है मिस हो गया हो। अपने नोट्स में देखिएगा प्लीज, क्या ऐसा लिखाया है मैंने? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो लास्ट क्या लिखेंगे? अब लास्ट रो को लिख देते हैं बस। Cn C1 इनर प्रोडक्ट, Cn और C2 इनर प्रोडक्ट, और लास्ट में Cn का Cn के साइन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मैंने ए थीटा ए यहां से निकाल दिया। अब बच्चों ये बताइए, अगर C1 C2 Cn एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो Ci और Cj का इनर प्रोडक्ट कितना आएगा? Zero I is not equal to J. For every I is not equal to J. वेरी गुड। आज बच्चे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन अब यहां से लगाते हैं। देखिए प्लीज, अगर आप यूनिटरी मानते हैं तो ए थीटा इंटू ए कितना लिखेंगे आप? 1, मतलब आयोटा, सॉरी यहाँ यूनिट मैट्रिक्स आई। Yes, sir. यस सर। अच्छा बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, सोचिए तो। C1 और C1 का इनर प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, बाकी C1 का C2 C3 Cn के साथ 0 होना चाहिए। होगा या नहीं ऐसा? ऐसे ही आप Yes, sir. बाकियों में सोचिए। तो इस राइट हैंड साइड को अगर आप यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो यूनिटरी अगर है तो ये सब ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर बन जाएगा। अब मैं यहां से इफ कंडीशन लेता हूं बच्चों। इफ पार्ट, इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो फिर आप जानते हैं कि ए थीटा इंटू ए आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स आता है तो फिर हम क्या करें, सोचिएगा। इसको यूनिट मैट्रिक्स से बराबर कर देंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो। ये जो मैंने इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड लिखा है, इसको मुझे 1 0 एंड सो ऑन 0 0 1 एंड सो ऑन 0 और लास्ट में 0 0 1 इसके बराबर करना होगा। और जब आप इसके बराबर करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा या नहीं? मैट्रिक्स यूनिटरी ले रहे हैं आप, तो अब आप दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो फिर अब आप क्या करेंगे? यहां से दिस इंप्लाइज, आप ये देखेंगे कि Ci और Cj का इनर प्रोडक्ट क्रोनिक का डेल्टा Ij है। ये ठीक है या नहीं? मतलब ये 1 है जब I और J बराबर है, वरना 0 है। सभी लोग सहमत हैं इस बात पे? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कहेंगे कि C1 C2 अप टू Cn ये जो है ये वेक्टर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। अब उल्टा कर लो भाई,
अगर आप इन्हें ओनली इफ पार्ट में ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स मानते हैं तो C1 CI CJ का इनर प्रोडक्ट ले लीजिए, वो ये आएगा, ये रख दीजिए, तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर ए थीटा इक्वल टू आई आ रहा है तो ए यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या ओनली इफ पार्ट आप लोग कर लेंगे अब? यस सर। ठीक है। तो बच्चों जो कॉलम के लिए था वो रो के लिए भी सही हो सकता है। तो रो वेक्टर्स आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर आप रो वेक्टर्स के फॉर्म में अगर आप इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो रो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल सेट बना रहे हैं, अगर आप कहना चाह रहे हैं ऐसा, तो कैसे लिखेंगे? रो वेक्टर्स के लिए कोई स्टूडेंट करना चाहें तो आप आर को ऐसे लिखिएगा, R1 R2 अप टू Rn। बाकी प्रोसेस वही रहनी है। और इस बार कोशिश करिएगा इस तरह का रिजल्ट ले आने की, ए थीटा आपको इजी पड़ेगा प्रूफ करने में। आप इससे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या मैं ये कह सकता हूं कि रो और कॉलम वेक्टर्स दोनों ही ऑर्थोगोनल होने चाहिए, तभी आप उसको यूनिटरी कह सकते हैं? ऐसा भी कहा जा सकता है या नहीं? यस सर। रो वेक्टर भी कॉलम वेक्टर भी, क्योंकि रो और कॉलम कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, अब मैं उस पर बात करता हूँ। एक एग्जिस्टेंस थ्योरम है, और आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? मेरे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है, लेट x1 बी ए नॉन जीरो वेक्टर। तो फिर एक हमेशा एक यूनिटरी मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका पहला कॉलम x1 हो। ये प्रूफ करना है। कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लीजिए, वेक्टर मतलब वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लीजिए तो आपको हमेशा देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी मैट्रिक्स, हम उसे नाम देते हैं U, having x1 as its first column। फर्स्ट चीज, सेकंड थर्ड भी लिख सकते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक कॉलम होना चाहिए। कोई भी नॉन जीरो वेक्टर अगर आपके पास है, ध्यान से समझिएगा, तो आपको हमेशा एक यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा जिसका पहला कॉलम आप x1 को बना सकते हैं। तो ये एग्जिस्टेंस थ्योरम है कि एग्जिस्ट करेगा ऐसा यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आप लोग सोच पा रहे हैं कैसे करना चाहिए मुझे? किसी के दिमाग में कोई आइडिया है? अरे भाई कुछ है कि आइडिया ही नहीं है, पूछ रहा हूं मैं तो। किसी को कुछ सोच रहा है ऐसा करना उचित रहेगा? नहीं। लेट x1 be an n वेक्टर। तो जो वेक्टर स्पेस है n टपल्स का ले लीजिएगा, तो इसका मतलब उसका डायमेंशन n है। और x1 नॉन जीरो वेक्टर है बच्चों, तो इसको x1 को कंटेन करने वाले से हमारे पास जो x1 है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो
तो अगर आप एक सेट बनाते हैं ये, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कलेक्शन है या डिपेंडेंट? सर सिंगल? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। क्या ये बेसिस बन सकता है बच्चों वेक्टर स्पेस का? यस सर, एक्सटेंड करके बन सकता है। बन सकता है ना, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। तो हम लोग यहां पर सोचिएगा, x1 को बच्चों हम कुछ वेक्टर इसमें और लगा सकते हैं और वो सभी नॉन जीरो वेक्टर होंगे और हम इसे एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बस हो गया। फिर अगर आपको इतना आइडिया है तो मान लीजिए कि आपको 80% थ्योरम आ चुकी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो पहले ये लिखना पड़ेगा नीचे, दिस इंप्लाइज एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अब आप लिख सकते हैं उसमें, इसने स्पीड मेरी खत्म कर दी है लिखने की पूरी। इस आप लोग डाक पत्थर कॉलेज के जो बच्चे हैं, आप इस तरह से कभी कभी जुड़ेंगे बच्चों तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है समझाना। आप रेगुलर बने रहते तो सब समझ में आता। We can extend S to form a basis of P and F. Suppose मैंने एक्सटेंड कर दिया है x1, x2, xn be a basis of P and F। तो जाहिर सी बात है बेसिस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और नॉन जीरो है, ठीक हो गया। क्या मैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस लगा के इन सबको ऑर्थोगोनल सेट में मैं बदल सकता हूं या नहीं? यस सर। तो जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनेंगे वो हर एक वेक्टर पहला एक एक कॉलम बनेगा, उसमें आपको याद होगा x1 तो x1 ही रहता है ना। यस सर। ये ऑर्थोगोनल ये सब आपने बना लिया। अब हर एक को अगर आप x1 से एक नया सेट ले लीजिए y, तो हमें केवल एग्जिस्टेंस बतानी थी कि ऐसा संभव है या नहीं है। तो ऐसा संभव है हमेशा, अगर आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर है तो आप पूरा बेसिस डेवलप कर लीजिए। उसके बाद नाउ वी फॉर्म, ऐसा कर लीजिए y1 y2 yn कर लीजिए, where yi इक्वल टू xi अपॉन नॉर्म ऑफ xi। ऐसा कर सकते हैं, हर एक के नॉर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो अभी यूनिट वेक्टर्स का कलेक्शन हो गया। अब क्या करना है, केवल नाउ यूज क्या, ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस से जो आपको नया कलेक्शन मिलेगा बच्चों, वो ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स का कलेक्शन मिलेगा या नहीं, सोचिए तो।
जो नया वेक्टर्स का कलेक्शन मिलेगा वो यूनिट मैट्रिक्स हैं सारे के सारे, आपने पहले बना लिए, और आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं। तो एक ऑर्थोनॉर्मल कलेक्शन मिला। ऑर्थोनॉर्मल अगर आपके पास वेक्टर्स हैं तो हर एक वेक्टर को एक कॉलम मान के आप बना सकते हैं या नहीं? उसमें पहला कॉलम तो वही रहता है, बाकी बदल जाएंगे। तो मेन थ्योरम थी कि अगर मेरे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है तो मैं उसको पहला वेक्टर मानते हुए एक नया सिस्टम डेवलप कर सकता हूं, एक नया ऑर्थो यूनिटरी मैट्रिक्स डेवलप बना सकता हूं। सभी लोगों को मेथड समझ में आया या नहीं आया? बच्चों, आप में से कई बच्चे जो आज ही जुड़ रहे हैं ना, आपकी दिक्कत ये है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। आप में से मेरे ख्याल से सभी की प्रॉब्लम होगी। आपके सर ने कहा तो आप लोग जुड़ गए जबरदस्ती। देखिए, जब तक आप इस चैप्टर को पीछे वाले लेक्चर्स यूट्यूब पे ना देख पाए तो दिक्कत होगी। देख लीजिएगा। आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है इसलिए हम क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ठीक उल्टी है। आप क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब रेगुलर बने रहे हैं तब तो फायदा है क्लासेस का। कभी कभी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बेनिफिट हो पा रहा होगा। तो आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। वैसे तो नई जनरेशन में पेशेंस मिलना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से, इवन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे भी, जब भी मैं ये कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी फाउंडेशन मजबूत बने तो आपको 1-1.5 साल काम करना चाहिए। तो हर एक को लगता नहीं 4 महीने काम किया जाए और नेट जेआरएफ पाया जाए। नहीं होना है। टाइम लगता है चीजों को सीखने, समझने और उनके एप्लीकेशन सीखने में टाइम लगता है। पेशेंस बहुत जरूरी है हार्डवर्क के साथ। नहीं है तो फिर फेल होने के लिए तैयार रहिएगा मेहनत करने के बावजूद। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा सी और बी प्लस आयोटा डी। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ए इज यूनिटरी इफ एंड ओनली। आप लोग बताइए कंडीशन यूनिटरी कब होगा? आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं? ये यूनिटरी किस सिचुएशन में होगा बच्चों? It is equal to identity. एबीसीडी में कंडीशन बताइए प्लीज। एबीसीडी में क्या कंडीशन लगाए हैं? तो काफी आसान सवाल पूछ लिया मैंने। कई तरीके हो सकते हैं। यूनिटरी है तो डिटर्मिनेंट 1 ले लीजिए, एक तरीका। तो अगर डिटर्मिनेंट 1 लेते हैं तो अब भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको। इफ ए इज यूनिटरी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होना चाहिए? 1। डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। डायरेक्ट भी आ सकता है। दूसरा कोई तरीका यही करने का? सर ए थीटा को आइडेंटिटी लेके चलेंगे। वेरी गुड। ए और ए थीटा का प्रोडक्ट कर लीजिए। आइडेंटिटी होना चाहिए, तो जहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है वहां 1 होना चाहिए बस, बाकी 0 आ रहा होगा। तो बहुत छोटा सवाल था। चलिए ठीक है, एक छोटा और पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है, ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 2m n lm माइनस n l m माइनस n l माइनस m n l माइनस m n। तो बच्चों ये मैट्रिक्स है आपके पास, और साथ में दिया हुआ है l इक्वल टू 1/√2, m इक्वल टू 1/√6, n इक्वल टू 1/√3। तो प्रूव दैट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये करना है, करिए प्लीज। प्रूव दैट ए इज ऑर्थोगोनल। बच्चों ज्यादा आसान एक तो यह है कि ए और ए थीटा का प्रोडक्ट ले लीजिए, अपने आप आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि R1 R2 R3 मान लीजिए, या C1 C2 C3 कॉलम वाइज, और C1 का C1 के साइन है प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट बेसिकली। C1 आपके पास है 0 LL, C2 आपके पास है 2m m माइनस m, और C3 आपके पास है n माइनस n। तो C1 का C2 के साथ, या R1 R2 R3 लेके भी करते तो भी डॉट प्रोडक्ट टाइप का। तो आप देखेंगे कि किसी भी CI का डिफरेंट CJ के साथ 0 है और बाकियों के साथ 1 है। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस का मामला है, 3D का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहीं बोला नहीं है डायरेक्शन कोसाइन है, तो हमें नहीं लेना है वो। हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यस सर, हो रहा ठीक है बच्चों, किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिएगा। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ करना है। अच्छा, किसी को इसका मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसको आज पूरा करना जरूरी है, काफी लंबा खींच रहे हैं। 2 दिन पहले एक स्टूडेंट का फोन आया था, बात हुई थी हमारी, तो उसने कहा कि सर आपने बहुत अच्छा किया जो 2-3 दिन का गैप देती है, तो हम लोगों ने पिछला पूरा रिवाइज कर लिया अच्छे तरीके से, अब अच्छा भी लगता है।
कि अब मेंटेन नहीं हो पा रहा था कई बार। क्या ये नजरिया किसी और स्टूडेंट का भी है? ये छुट्टी मना ली? कोशिश करिए बच्चों की जिंदगी में अपने साथ ईमानदारी जरूर बरतिएगा। अगर कोई इंसान खुद के साथ भी ईमानदार नहीं है तो फिर दूसरे के साथ कैसे हो सकता है? अपना भला करने के लिए तो ईमानदार जरूर रहिएगा। और भला का एकमात्र रास्ता बच्चों, आप इसे भाषण समझें, हकीकत समझें, एजुकेशन से ज्यादा पावरफुल टूल नहीं, कोई भी टूल नहीं है एजुकेशन से ज्यादा। मैं कुछ दिनों में दोराहाट अपने एक साथी को बुलाने वाला हूँ, देखता हूँ ऑफलाइन मोड में उसका लेक्चर कराना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन पे तो जब भी होगा बाकियों को भी जोड़ लेंगे, ऑफलाइन ज्यादा जरूरी है। अमित तिवारी के बारे में कभी बताया था मैंने आप लोगों को? नो सर। कल ही वो इंडिया लौटा फिनलैंड से। तो अमित तिवारी एमबीपीजी कॉलेज से बीएससी किया उसने, हल्द्वानी से, और मतलब किच्छा से उसने शायद 12वीं पास किया है। हल्द्वानी में गोरापड़ाव का रहने वाला है। बीएससी एमबीपीजी से करने के बाद एमएससी फिजिक्स डीएसपी कैंपस नैनीताल से किया है। और हाई स्कूल इंटर बीएससी में तो अच्छी परसेंटेज बनी, लेकिन एमएससी में नहीं बन पाई, जो भी वजह रही हो। एमएससी में उसकी 56 या 57% के आसपास आई बस, एमएससी फिजिक्स में। हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों जो 56-57% है, आप भी जानते हैं, मतलब नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन 2 सालों में अमित का कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, जैसा हमारे यहाँ अधिकतर बच्चों की कहानी है। तो अमित एमएससी के बाद ये सोच लिया कि अब मुझे हायर एजुकेशन मेरे बस की बात नहीं है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। तो अमित तिवारी ने क्या किया कि बैंकिंग की तैयारी सोची, हल्द्वानी में ही शुरू किया। घर की स्थिति अच्छी नहीं रही, उसकी भी काफी दिक्कत ही रही। तो उन्हीं दिनों मैं आईआईटी जेई के लिए पढ़ाता था, तो मेरा अपना हल्द्वानी में ही संस्थान था पढ़ाने के लिए। तो मुझे 9th और 10th के बच्चों को तराशने के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए था। तो मैं कईयों का इंटरव्यू ले चुका था, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। वो लोग भी अच्छा पढ़ा रहे थे, शायद मेरी डिमांड अलग थी। ऐसी गलती से एक दिन अमित तिवारी भी आ गया। उसने बातचीत की, मुझे ठीक लगा उसके साथ बातचीत करना, काफी हम्बल और अच्छा इंसान भी बातचीत में। तो मैंने अमित को परमिशन दे दी कि तुम एक बार ट्राई कर लो, 1 हफ्ते देखो, अगर बच्चे खुश होंगे तो ही कंटिन्यू करेंगे। अमित ने बच्चों को पढ़ाया और मैंने ऑब्जर्व भी किया, अमित काफी अच्छा होमवर्क करके आता था और बच्चे खुश थे उसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कंटिन्यू करते रहो अमित 9-10 को। 1 आध महीने के बाद एक दिन ऐसे बैठा और अमित से बातचीत की, तो अमित का पिछला रिकॉर्ड पता लगा। हाई स्कूल इंटर बीएससी तो अच्छा है, तो केवल एमएससी की वजह से वो नहीं सोच रहा है कि मैं हायर एजुकेशन में जाऊं। तो मैंने अमित को 1-1.5 घंटे बातचीत की और उसको ये मोटिवेट करने की कोशिश की, तुझे करना है अमित, तुझे वहीं जाना है जहां तूने पहले सोचा था। तो जहां पर मेरा इंस्टीट्यूट था वहीं पर हल्द्वानी मुठानी के बाद जेनलेट्स भी है, मेरे क्लासमेट रहा है संजय जोशी उसका। मैंने उससे कहा यार इसको बीएससी पढ़ाने को दे दे, फिजिक्स में अच्छा लड़का है, क्योंकि मेरे यहाँ 9th-10th पढ़ा के तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी नहीं है, बाकी मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था। तो संजय ने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। तो अमित ने वहां बीएससी पढ़ाना शुरू किया, बीएससी 1 2 3। तो उससे उसे पढ़ाने के लिए वो फिजिक्स सारी ढंग से सीखनी पड़ी। मैंने कहा जहां तुझे प्रॉब्लम होगी मैं मदद करूंगा, तू निश्चिंत रह, फिजिक्स में मैं करूंगा मदद, कहां पर नहीं आ रहा है। किया भी उसने। एक ही सेशन में बच्चों बीएससी में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 9-10 तो चल ही रहा था। और वो पूरे साल भर में जितना भी पैसा था वो पैसा उसने पूरा बचाया। और मैंने कहा अमित फिजिक्स में नेट के लिए मैं तैयारी नहीं करा सकता, तो दिल्ली चले जा, मैं फोन कर देता हूँ, फीस वीस कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले सारे ही परिचित हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसा है, ये लड़का फीस दे देगा, इससे लेकिन कहना मत फीस के लिए,
ये अपने सुविधा अनुसार देगा, ये नहीं देगा तो मैं हूं यार, मैं दूंगा। तो ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो बच्चों, अमित ने मेहनत भी की, और अगली बार जब नेट का एग्जाम हुआ तो अमित जेआरएफ था फिजिक्स में, और गेट क्वालिफाई में करके ऑल इंडिया 48 रैंक थी गेट में उसकी। ये वो लड़का था जो बैंकिंग के लिए नहीं सोच रहा था हर हालत में। मुझे याद है जब मैंने उसको मोटिवेट किया था, तो 2-3 महीने तो वो मोटिवेटेड रहा। 3 महीने बाद अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जॉब आई, क्लरिकल। तो अमित फॉर्म ले आया कि सर भर तो देता हूँ, वो तैयारी नहीं करूंगा इसकी। मैंने बुरी तरह डांट दिया था अमित को, इतना डांट दिया बच्चों कि अमित उस दिन नाराज होके बिना पढ़ाए मेरे इंस्टीट्यूट से चले गया घर। रात को उसके परिवार वालों ने समझाया होगा कि तेरे ही भले के लिए कहा होगा ना, क्यों नाराज हो रहा है। तो अमित तिवारी की ये सज्जनता कहूंगा कि अमित अगले दिन आ गया हंसते हुए कि सर सॉरी, कल मुझे शायद गुस्सा आ गया था। अरे मैंने कहा तुझे तो शायद आया था, मुझे तो निश्चित तौर पर आया था। मैंने तो काफी बोला, तो कोई बात नहीं अमित, ये तो भले के लिए ही तो बोल रहा हूँ। तो बच्चों, अमित ने नेट जेआरएफ के बाद देश की सारी आईआईटीज में और अच्छी यूनिवर्सिटीज में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया पीएचडी के लिए, लेकिन उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आप ट्विस्ट देखिएगा, कहीं नहीं हुआ, सब जगह बाहर हुआ वो इंटरव्यू। नेट जेआरएफ है लड़का, और गेट में ऑल इंडिया 48 रैंक है, उसका हाल बता रहा हूं। हर इंटरव्यू के बाद मैं उसको दिलासा भी दिलाता था, लेकिन जब सब जगह ही बाहर हो गया, तो मैंने कहा अमित, एक बात तो हमें भी स्वीकार करनी चाहिए कि एग्जाम तो क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन अभी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बन पाई है। तो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। एक काम कर, एमटेक आया है आईआईटी कानपुर का, उसको ज्वाइन कर ले। अमित ने कहा सर, अब मेरे साथ वाले जो हैं नेट जेआरएफ करके सब पीएचडी कर रहे हैं, मैं एमटेक करूं? मैंने कहा आईआईटी मिल रही है, कर ले भाई, कल को वो भी नहीं मिलेगी। तो अमित ने मान ली बात, और आईआईटी कानपुर में उसने एमटेक ज्वाइन किया फिजिक्स में ही। अब मैंने कहा देख, आईआईटी में घुस चुका है ना, ऐसा कर, आईआईटी की जो एमएससी फिजिक्स की क्लासेज हैं उनको अटेंड कर, तेरी कमी अपने आप दूर हो जाएगी। और बच्चों, उसने किया भी। अमित ने फिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया। एमटेक पूरा होते होते उसने खुद ही कहा कि सर मेरी समझ में आ गया कि मेरा तो होने लायक ही नहीं था, समझ तो अब बनी। तो बच्चों, आईआईटी कानपुर से एमटेक पूरा हुआ, उसी दौरान उसने सोचा आईआईटी बॉम्बे जाया जाए फिजिक्स के लिए। तो उसका आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू दिया, एक ही इंटरव्यू दिया और एक ही में हो गया सीधे। आप देखिए अंतर समझिए, पहले सारी आईआईटी दिया तब नहीं हुआ। आईआईटी बॉम्बे का ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबोरेशन है। अगर आप आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी करते हैं, तो उसमें आधी पीएचडी आप आईआईटी बॉम्बे करेंगे, बाकी आधी ऑस्ट्रेलिया में मोनाश में करेंगे। जो बच्चे अभी हल्द्वानी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उसमें मीनाक्षी मेहरा टीचर हैं आपकी, उनके हस्बैंड ने भी वहीं से किया है। आईआईटी बॉम्बे से मैथमेटिक्स में पीएचडी है, और मोनाश यूनिवर्सिटी से आधी पीएचडी ऑस्ट्रेलिया से है, आधी इंडिया से। ये बहुत अच्छी बात भी है, कोलेबोरेशन ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद अमित ने डॉक्टरेट तो हो गई आईआईटी बॉम्बे से, पोस्ट डॉक्टरेट में साउथ कोरिया गया, एक बार वहां से किया, और नेक्स्ट पोस्ट डॉक्टरेट उसने फिनलैंड से अभी पूरी की है। अब देख रहा है कि कहीं जॉब इंडिया में अगर मिले तो। कोविड की वजह से चीजें दिक्कत भी हो रही हैं थोड़ा। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका एक लेक्चर आप लोगों के साथ, कि एक ऐसे लड़के की कहानी जो पूरी तरह सोच रहा था कि मैं बैंक में कहीं मिल जाए, कहीं नौकरी बस, आज उसका प्रोफाइल देखिए। इस पूरी बातचीत में अमित जी अपनी मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है, खुद पे भरोसा और पेशेंस, असफल होने के बावजूद पेशेंस। उम्मीद है कुछ तो सार्थक मिलेगा। चलिए अब बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों, एज यूनिटरी मैट्रिक्स such that the elements
of its first column. Other than the first element. Other than the first element are all zero. ये समझ में आ रहा है? ए यूनिटरी मैट्रिक्स है और पहले कॉलम में पहले एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो है। तो आपको प्रूफ करना है so that every element of first row, every element of first row other than zero, first row other than the first is also zero. क्या आप इसे कर सकते हैं? हेलो, अरे भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सर हम्म, नहीं हो पाएगा? हेलो, सर ए थीटा ए को जो हमने जैसे पहले थ्योरम में लिखा था वैसे ही C1 थीटा C1 करके हम लिख देंगे और उसको आइडेंटिटी के इक्वल रख देंगे। हाँ, तो पहला एलिमेंट जीरो, बाकी नहीं, पहला नॉन जीरो ही रहेगा, बाकी जीरो ही रहेंगे, क्योंकि जो काम रो के लिए हो रहा है वही कॉलम के लिए भी हो रहा है। या तो रो वाइज ऑर्थोगोनैलिटी बात कर लो या कॉलम वाइज, क्या फर्क पड़ता है? ज्योमेट्री में दोनों होते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है इतना काफी है, आपको ऑर्थोगोनल के बारे में मिनिमम इंफॉर्मेशन हो चुकी है। इतना पर्याप्त है अगर आप सीरियसली सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल बात करेंगे सिमिलरिटी, मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी से हम लोग धीरे धीरे डायगोनलाइजेशन की ओर जा रहे हैं मैट्रिक्स के। तो पहले सिमिलरिटी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो किस तरह से पार्टीशनिंग होगी, इन सब मुद्दों पर कल बात करते हैं। इतना काफी है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज कि पिछला मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बच्चों